हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं केवी सर और हम लोग इस आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं मास मोमेंट से। सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने पढ़ा था कल कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है और कैसे हम लोग उसको लोकेट करते हैं। बट बच्चों, उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है, एग्जैक्ट पॉइंट होता है जहां पर हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, उसको जानने के लिए हमें मास मोमेंट जानना होगा। बट बच्चों, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हो, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि हर बच्चे तक ये नॉलेज पहुंचे, हर बच्चे तक ये जो भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इस यूट्यूब के माध्यम से, वो हर बच्चे तक पहुंचे, है ना बच्चों। क्योंकि ये एक मुहिम की तरह है कि बहुत सारे एजुकेटर्स जो है अपनी सारी वीडियो लेक्चर्स जो है यूट्यूब पे डाल रहे हैं। तो बच्चों, ये आप जब शेयर करोगे तो हो सकता है कि मेरे से भी कुछ सीखो, हो सकता है किसी और से भी कुछ सीखो, तो ये पूरा स्प्रेड होना चाहिए बच्चों, है ना। चलो फिर मास मूवमेंट की बात करता हूं मैं आज कि मास मूवमेंट क्या होता है। बच्चों, जब हम लोग बात सेंटर ऑफ मास की करेंगे तो सेंटर ऑफ मास में मास मूवमेंट जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन होगा, जो एग्जैक्ट लोकेशन होगा हमारा जो है सेंटर ऑफ मास का, वो हम मास मूवमेंट से ही कैलकुलेट करेंगे। हालांकि इसके पहले हम लोगों ने क्या करा था, इसके पहले हम लोगों ने बोला था कि किसी भी अगर बॉडी है, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही हमारा सेंटर ऑफ मास होता है। बट अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो एग्जैक्ट लोकेशन कहां पे होगा ये अपने को पता करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए पहले मास मोमेंट समझते हैं क्या होता है। मास मोमेंट जरा समझते हैं बच्चों क्या होता है, कि मास मोमेंट क्या होता है। ओके, देखो बच्चों, किसी पॉइंट मास का, जैसे एक पॉइंट मास है m, है ना, और ये पॉइंट p के अबाउट अगर मुझे मास मोमेंट निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं। यहां से इसका पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए पोजीशन वेक्टर है x। ओके, तो इसका जो मास मोमेंट होगा बच्चों वो क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट मास का मास मोमेंट इस पॉइंट P के अबाउट क्या होगा, उसको हम लोग दिखाते हैं Z से, ऐसे दिखाते हैं मास मोमेंट को। यहाँ पे मास मोमेंट भी लिख सकते हो, इक्वल टू होगा ये मास और ये पोजीशन वेक्टर। ओके, तो मैं बोल सकता हूं ये मास और ये हमारा पोजीशन वेक्टर। तो आप देख रहे हो कि मास मोमेंट हम कैसे निकालना है। मास मोमेंट हम कह रहे हैं कि किसी भी पॉइंट मास का, ये हमारा पॉइंट मास है, इस पॉइंट मास का यहां बना लेते हैं हम लोग, ये हमारा जो पॉइंट मास है, इस पॉइंट मास का मास मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, ये मास इनटू इनके बीच का पोजीशन, है ना। ये पोजीशन इसका जो होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, उसका मल्टीप्लीकेशन ही हमको क्या देगा, मास मोमेंट देगा। ओके, अब एक चीज और देखो बच्चों, क्या एक चीज और देखो इसमें कि यहाँ पे जो x है वो कैसी क्वांटिटी है, आप देख रहे हो ये x कैसी है, ये वेक्टर है ना, वेक्टर है। तो जो मास मोमेंट होगा बच्चों वो भी हमारा क्या होगा, वेक्टर होगा। इसे हमने क्या कर रखा है, इसमें वेक्टर बना दिया है। तो मास मोमेंट क्या होता है, किसी पॉइंट मास का मास मोमेंट जिस पॉइंट के अबाउट निकालना होता है, उस पॉइंट से उसका पोजीशन वेक्टर इनटू पॉइंट मास का मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज द मास मोमेंट। ओके, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब इसका यूज हमें कहां करना पड़ा, सेंटर ऑफ मास में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो सेंटर ऑफ मास अगर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डिफरेंट हमारे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके मास का अगर हम लोग मास मोमेंट निकाल लें तो सम ऑफ द मास मोमेंट अबाउट द पार्टिकल शुड बी इक्वल टू 0। तो बच्चों जरा एक मिनट आप रुको, इसको नोट कर लो ना हो तो, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मास मोमेंट से आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगर नोट हो गया है तो मैं इसको हटाता हूं बच्चों, और थोड़ा हम लोग सेंटर ऑफ मास को कैसे डिफाइन करते हैं अबाउट द मास मोमेंट, जरा उसको समझते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास इन टर्म ऑफ मास मोमेंट हम लोग ये बोलते हैं कि अगर बच्चों कोई पॉइंट है ना, जैसे मैं कहता हूं कि हमारे पास ये m1 है एंड ये m2 है, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट में बोलता है ये m1 और m2 का क्या है, सेंटर ऑफ मास है। तो इस पॉइंट के अबाउट जो मास मोमेंट होगा, उस जो इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट P के अबाउट जो मास मोमेंट होगा इन दोनों पार्टिकल का, वो क्या होगा, वो सम ऑफ ऑल द मास मोमेंट के इक्वल टू 0 होगा। जैसे मैं कहूं कि ये यहां से इसका जो लोकेशन है, ये पोजीशन है, ये R2 पे है, ठीक है, और ये हमारा कहां पे है, ये हमारा R1 पे है। ओके, तो मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट के अबाउट जो हमारा मास मोमेंट होगा, इस पॉइंट के अबाउट जो मास मोमेंट होगा इच एंड एवरी पार्टिकल का, उसका सम क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं सम ऑफ क्या,
मैं ऐसा बोल सकता हूं सम ऑफ एम आर और ये पोजीशन वेक्टर कहां से कहां तक i इक्वल टू 1 से लेकर के 2 तक इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। या फिर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा कि m1 r1 प्लस m2 r2 ये क्या होगा, ये 0 के इक्वल होगा। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि zm1 मास मोमेंट प्लस zm2 मास मोमेंट इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो ये बातें मैं बोल सकता हूं कि किसी भी पॉइंट के अबाउट जो ईच एंड एवरी पार्टिकल का मास मोमेंट होगा उसका सम क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। और देखिए इसको हम लोग टू ब्लॉक सिस्टम में कैसे अप्लाई करते हैं जरा देखते हैं बच्चों। जैसे ये बात तो हम लोग समझे ही समझे, साथ में जरा इसको मैं हटा देता हूं। ओके, नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, नोट कर लो बच्चों। और साथ में हम लोग इसको जरा समझते हैं कि अगर बच्चों जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल है m1, ओके, और यहाँ पे एक पार्टिकल है m2, ओके, और मुझे निकालना है कि भाई मास मोमेंट वाला इस पे लगाओ आप। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने मान लिया, ये पॉइंट मैंने मान लिया ये हमारा पॉइंट x है, जो m1 अगर मैं कहता हूं कि m1 इज ग्रेटर देन m2, मैं कहता हूं m1 से ये क्या है, ये x डिस्टेंस से हमारा सेंटर ऑफ मास है और इसका पूरा जो लेंथ था वो लेंथ था बच्चों y, है ना। इसका जो लेंथ था वो y था या r मान लो, चलो r मान लो, ये r डिस्टेंस पे दोनों पार्टिकल रखे गए थे, ठीक है। और ये रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा r माइनस एक्स, यही तो बचेगा, है ना, यही तो बचेगा बच्चों। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इनका जो मास मोमेंट होगा इस पॉइंट P के अबाउट उनका सम इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं क्या, इसका मास मोमेंट मैं क्या लिखूं, m1x, ओके, प्लस क्या m2 r माइनस एक्स, ऐसा लिख सकता हूं क्या, इक्वल टू क्या 0। बट बच्चों एक चीज ध्यान दो, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बच्चों हम लोगों ने कहा था ये जेड एम इक्वल टू क्या होता था, मास मोमेंट क्या था, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था, और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं इसको पॉइंट मान रहा हूं, इसको ओरिजिन मान रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर मैं इसको प्लस एक्स बोल रहा हूं तो इधर की तरफ पे हमें क्या जाना पड़ेगा, माइनस एक्स की तरफ। तो इस पॉइंट से ये वाला हमें निकालना पोजीशन, तो ये अगर मैं प्लस लेता हूं बच्चों तो ये वाला मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो यहां पे m1 और क्या लेना पड़ेगा, माइनस एक्स लेना पड़ेगा। ये बात समझ रहे हो क्या, तो ये आ गया क्या, ये m1 माइनस एक्स प्लस m2 r माइनस एक्स इक्वल टू क्या 0, ठीक है। और मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, देखो जरा, और क्या मैं लिख सकता हूं, और मैं लिख सकता हूं क्या भाई, दोनों का सम का मास मोमेंट इक्वल टू क्या हो गया, 0 होगा। और यही बात मैं बोल रहा था कि सम ऑफ, यही तो मैं बोल रहा था, सम ऑफ मास मोमेंट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। i इक्वल टू 1 से r इक्वल टू n इक्वल टू r तक, या r इक्वल टू n तक, ठीक है, या n तक, ठीक है। ये क्या होगा, मास मोमेंट इसका 0 होगा। यही बात तो मैं बोल रहा था बच्चों। तो यहाँ पे देखो मैंने इस पॉइंट के अबाउट इसका निकाला, इस पॉइंट के अबाउट इसका मास मोमेंट निकाला, दोनों का सम क्या इक्वल टू 0 कर दिया, है कि नहीं। देखो तो अब क्या मैं लिखूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा माइनस m1x प्लस m2r, है ना, माइनस m2x इक्वल टू क्या 0। अब इन दोनों को मैं अगर एक साथ लाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, अच्छा चाहे इन दोनों को मैं उस शिफ्ट ले जाऊं, उधर ले जाऊं, तो क्या लिखूंगा, m2r इक्वल टू क्या m1x प्लस m2x। या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, m1 प्लस m2 मैंने कॉमन करा तो क्या मिला यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या बच्चों m2r, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों m2r बाई m1 प्लस m2। तो देखो बच्चों हमको क्या मिला, हमको सेंटर ऑफ मास कहां से मिला, m1 से कितनी दूरी पे, m1 से x डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, यहां पे सेंटर ऑफ मास मिला, और सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या मिली, m2r बाई m1 प्लस m2, है ना, ये हमें सेंटर ऑफ मास मिला, ठीक है। तो ये पहला तरीका था। अच्छा एक काम और भी कर सकते हो बच्चों, यहां पे देखो ये वाला पोजीशन जो था, यहां से एक चीज और लिख सकते हैं आप, यहां से एक चीज और क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं उसको इधर ले जाऊं, तो अगर मैं इसको निगेटिव मानता हूं तो इसको मैं पॉजिटिव मानूंगा, तो मैं ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूं क्या, कि यहां इसके अबाउट मास मोमेंट इक्वल टू इसके अबाउट मास मोमेंट। मैं ये भी बात लिख सकता हूं क्योंकि माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो मैं एक बात और भी लिख सकता हूं क्या, m2 r माइनस एक्स इक्वल टू क्या m1 x।
मैं ये भी बात लिख सकता हूं, है कि नहीं। इसको मैं इधर ले गया तो प्लस हो गया। तो यहां से भी आप निकाल सकते हो एक्स की वैल्यू, चाहे तो ऐसा फॉलोवर हो, या फिर एक चीज और ध्यान दो बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे देखो m2 जहां से मैं निकाल रहा था, जिससे मैं जिस मास से मैं लोकेट करना चाह रहा था, तो देखो ऊपर वो वाला नहीं है। जैसे मैंने x से लोकेट करना चाहा तो ये m1 वाला नहीं है, m2 आ रहा है बाई टोटल लेंथ और बाई टोटल इंटू टोटल लेंथ बाई टोटल मास, यही तो है। तो जहां से आप लोकेट करना चाहते हो, जहां से लोकेट करना चाहते हो वो वाला मास ना लेकर के हम दूसरा वाला मास लेते हैं और बाय टोटल मास इनटू द टोटल लेंथ बिटवीन द टू मासेस। ओके, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे। मैं इसको हटा देता हूं, जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, और फिर मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। चलो, अगर नोट हो गया हो तो मैं इसको हटा दूं, नोट हो गया तो बच्चों मैं इसको हटा देता हूं। चलो हटा दूं। चलो बच्चों, अगर नोट हो गया तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फटाफट फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, ये 3 kg का एक ब्लॉक है, चाहे पॉइंट मास है। यहाँ पे एक 5 kg का पॉइंट मास है। आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास 3 से कितनी दूरी पे है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है तो, ठीक है। ये बताना 3 kg से कितनी दूरी पे है, ये बताना, ठीक है। ये x की वैल्यू बताना है, 3 kg से कितनी दूरी पे सेंटर ऑफ मास है। ओके, उसके बाद एक और है बच्चों, ये हमारा 10 kg का है, ओके, और ये हमारा 5 kg का है बच्चों। आपको बताना है कि 10 kg से कितनी दूरी पे है ये हमारा सेंटर ऑफ मास। इसको मैं अगर x बोल दे रहा हूं तो x की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है। तुम चाहो तो फार्मूले लगा लो, चाहो तो जो मैंने दिया था उससे कर लो। x इक्वल टू क्या, मैंने बोला था x इक्वल टू क्या होगा, जहां से मेजर करेंगे वो वाला मास छोड़ के दूसरा वाला मास। तो जहां से मेजर कर रहे हैं 3 kg से, तो ये मास तो नहीं था, तो कहां से, दूसरा वाला मास। तो दूसरा वाला मास कितना है, 5 बाई कितना, टोटल मास करो 8 इंटू क्या, टोटल डिस्टेंस। ओके, तो कितना आ गया बच्चों, 50/8, या हम लिख सकते हैं 25/4। ओके, ये तो मैं लिख सकता हूं। अब देखो बच्चों, ये तो हो गया पहला तरीका कि ये इसका सेंटर मास कहां लाई करेगा, ये लाई करेगा कितना, 25/4 मीटर पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं फार्मूले जो था, एक और तरीका मैंने बताया था कि ये और इसका जो है मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई करो इक्वल टू 0 कर लो, तो सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो देखते हैं बच्चों जरा, अगर ये x है तो ये कितना होगा, 10 - x होगा। ओके, तो चलो मैं निकाल लूं, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 इंटू एक्स इक्वल टू क्या, 5 इंटू 10 - x। ओके, तो ये तो मैं बोला था, इस पॉइंट के अबाउट इसका मास मोमेंट इक्वल टू इस पॉइंट के अबाउट इसका मास मोमेंट। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 3x इक्वल टू कितना, 50 - 5x, और ये इधर आया तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 8x इक्वल टू क्या, 50, और x की वैल्यू क्या आ गई, 50/8। तो ये एक तरीका ये भी है, इससे भी निकाल लो, चाहे तो ऐसे कर लो। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे बड़ा वाला मास की तरफ से निकालना, छोटा वाला मास इधर है, स्मॉलर मास इधर है। तो मैं बोला था कि जिस तरह से निकालना वो मास छोड़ देते हैं, दूसरे वाले मास को लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 5 बाई टोटल मास कितना, 15 इंटू बीच का डिस्टेंस 10। तो ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो कितना आ गया, 10/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये कितने, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा, ये सेंटर ऑफ मास इसका कितने डिस्टेंस पे होगा, 10/3 मीटर पे होगा। ओके, 10/3 मीटर पे होगा बच्चों। ओके, तो ये हो गया। या फिर तुम ऐसे निकाल सकते हो कि इस पॉइंट के अबाउट जो मास मोमेंट होगा 10 kg का एंड 5 kg का, वो इक्वल होगा उनका, या तो सम कर लो, या तो हम प्लस माइनस जैसे बोले तो वैसे कर लो। तो चलो उस सम वाले भी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर मैं बोलता हूं ये निगेटिव लूंगा, और इधर मैं लूंगा पॉजिटिव। तो अगर ये x है तो मैं क्या लिखूंगा, 10 - x प्लस कितना, इधर कितना बचा बच्चों, 10 - x, 5 kg इंटू 10 - x इक्वल टू 0। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, इसको उधर ले जाऊं तो लिखूंगा 10x इक्वल टू क्या, 5 10 - x। बच्चों में इधर ले आया इसको तो माइनस हो जाएगा, है ना। या फिर तुम इसको इधर ले आओ तो माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो 10 - x अब क्या हो जाएगा बच्चों, 10x इक्वल टू क्या, 50 - 5x। इधर लाओ तो कितना, 15x इक्वल टू क्या, 50, और x इक्वल टू क्या, 50/15, और इसको मैं 5 से काट सकता हूं। ओके, तो देखो x की वैल्यू तब भी कितनी आ गई बच्चों, 10/3।
तो मैं बोल सकता हूं कि ये 10 kg कितनी दूरी पे है, 10/3 मीटर पे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग 2 पॉइंट का 2 ब्लॉक सिस्टम का कह सकते हैं, या 2 पॉइंट मासेस का सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने लोकेट कर लिया। लेकिन बच्चों अगर ऐसा हो जाए कि मल्टीपल हो, है ना, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम हो, तो उसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसको नोट करिए और एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों, उसके बाद हम लोग डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम का मास मोमेंट के थ्रू सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ओके, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे आगे। ओके, चलिए अब इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों। चलिए अब बताना है आपको कि अगर मान लीजिए ऐसे दिया हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा हो, तब क्या करेंगे हम लोग। जैसे ये y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। ओके, और कह रहा है यहां पे जो ब्लॉक है वो हमारा 2 kg है एंड यहां पे जो ब्लॉक है वो 6 kg है। ओके, और इस 6 kg ये हमारा ओरिजिन पे रखा है, ठीक है, और ये हमारा 4,3 पे रखा है। तो बताइए इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा इन 2 पॉइंट मास का। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक बात समझना बच्चों, ये 4,3 दिया है तो हम 4 कितने से चले होंगे, x पे चले होंगे 4 और 3 चले होंगे किस पे, y पे। ठीक है, ये 4 इस पे चले होंगे और 3 इस पे चले होंगे, यही तो बच्चों एक बात हम लोग जानते हैं, ये 3, 4 और ये 5 आएगा। ये देखो ये 3 है, ये 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है 5 आएगा। तो ये जो एंगल बनता है कितना बनता है, 37 डिग्री बनता है। अब अपने को इनके बीच का डिस्टेंस तो पता चल गया, इनके बीच का डिस्टेंस कितना, 5 मीटर। अब सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास ये 2 kg है, 6 kg, तो ऑब्वियस सी बात है ये 6 kg की तरफ कहीं शिफ्ट किया होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये मुझे नहीं पता सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है, लेकिन मैंने इसको मान लिया सेंटर ऑफ मास जो है हमारा x डिस्टेंस पे है ना, ये हमारा कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे है। तो मैं 2 kg वाले से मानता हूं कि ये यहां से कितने डिस्टेंस पे है, ये यहां से x ना मान करके ये मान लिया मैंने l डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये 2 kg से l डिस्टेंस पे है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये l 5 - l हो जाएगा। लेकिन बच्चों देखो मैं कैसे निकालूंगा, इस l की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इस l की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जिधर से मैं ले रहा हूं, जिधर मास से, वो मास हम लोग नहीं लेते हैं, दूसरा वाला मास लेते हैं, दूसरा वाला मास मैंने ले लिया, अपॉन क्या, टोटल मास 2 kg एंड 6 kg कितना हुआ, 8 kg, इनटू इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 5, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितना आ गया बच्चों, 30/8 है ना, ये l की वैल्यू आ गई कितना, 30/8। तो इसको हम कट कर लें, कितना आ जाएगा, ये 15/4 है कि नहीं, तो l की वैल्यू आ गई 15/4 ओके मीटर। अब मुझे क्या करना बच्चों, ये तो पता चल गया कि जो l है, जो सेंटर ऑफ मास और कितने डिस्टेंस पे, 15/4 पे है, बट अपने को इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। तो मैं कोऑर्डिनेट बोल दूं यहाँ पे, ये xc, yc है। ओके, तो xc की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, xc की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें x में निकालना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये x डिस्टेंस पे आना है, तो l cos 37 डिग्री है ना, l cos 37 डिग्री, और l की वैल्यू कितनी है, 15/4, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, 0.8, तो कितना आ गया बच्चों, बोलो कितना आ जाएगा, ये आ गया 0.2 और कितना हो गया 30, मतलब 3 आ गया, है कि नहीं, देखो जरा कितना आ गया बच्चों, देखो इसको मैं हटा देता हूं, जरा आप कैलकुलेट करके बताओ। ये देखो बच्चों, हमको क्या निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है एक्सी का। तो एक्सी का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये देखो एल है, एल ओके, और एल की वैल्यू कितनी है भाई, देखो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा एक्सी का, एल cos 37 डिग्री, और वाईसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाईसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल sin 37 डिग्री। क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट होता है वो बच्चों cos देता है, ये वाला जो कंपोनेंट होता है वो sin देता है। तो L की वैल्यू कितनी आ गई थी, L की वैल्यू हमारी आई थी यहां से कितना, 15/4 है कि नहीं। चलो अब cos 37 और sin 37 की वैल्यू पुट करो, देखो कितना आ रहा है। और उसके बाद बच्चों देखो, अब चाहो तो और भी तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो बच्चों देखो
तो यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेट आया, देख लो बच्चों कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, ये देखो 37 डिग्री है, तो कितना आ गया एल की वैल्यू 15/4 इंटू कॉस 37 की वैल्यू 0.8, तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो जरा कैलकुलेट कर लो, तो ये आ गया 0.2 और यहाँ पे आ गया कितना 3, ओके। और YC की वैल्यू कितनी आ गई इसकी 15/4 इंटू कितना 0.6, तो ये कितना आ गया बच्चों 9/4। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों सेंटर ऑफ मास का XC, YC वो कितना आया, इस सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना आया, वो आया बच्चों 3,9/4। तो ओके, तो आप ऐसे इसका कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, है ना, ऐसे आप इसका कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। इस तरह के भी छोटे मोटे क्वेश्चन जो है आपको आने चाहिए, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है ना। चलिए नोट करिए, अब हम लोग बात करेंगे कि सेंटर ऑफ मास, अब हम लोग बात, चलिए बच्चों अगर ये हो गया हो तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं, जो ऐसा सिस्टम जिसमें एन डिस्क्रीट पार्टिकल हो, ओके। तो मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, ओके, मैं इसको हटा देता हूं और फिर हम लोग सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं एन डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम का, ओके। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ a system of an discrete particle, ओके। जरा इसका हम लोग सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं जरा क्या है, देखते हैं बच्चों। पहले सबसे पहले तो यही समझते हैं हम लोग कि क्या है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड डिस्क्रीट पार्टिकल्स, ओके। थोड़ा हम लोग यही बात समझते हैं पहले, ठीक है। चलिए, तो डिस्क्रीट पार्टिकल के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने समझा था, क्या समझा था भाई, क्या समझा था हम लोगों ने, कि जैसे अगर हमारा ये एक्स एक्सिस है, ओके, समझते हैं बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये हमारा जेड एक्सिस है, ओके। तो बच्चों अगर यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हो कि ये हमारा M1 है, ओके, ये हमारा M2 है, ठीक है, और ये हमारा M3 है, हम लोगों ने 3 पार्टिकल ले लिया, ठीक है। मैं बोल रहा हूं इसका जो पोजीशन है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है R3 है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसको मैं थोड़ा ऐसे बना लेता हूं, ये M2 मैं यहां मान लेता हूं, ये हमारा M2 है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों वो क्या है R2 है, ओके, इसको मैं इधर नीचे लिख ले रहा हूं R2 है, एंड इसका जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों वो क्या है, वो है R1, ठीक है। और मैं कहता हूं कि इन तीनों का ये R1, R2, R3 या बोल सकते हो M1, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेता हूं मैं, ये M1, ये M2 और M3, इन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो किसी पोजीशन, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पे लाई कर रहा है, और ये सेंटर ऑफ मास यहां से जो पोजीशन है उसका वो है RC, ठीक है। तो चलिए जरा लिखते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर इस तीनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास मैंने ये मान लिया है, तो देखो बच्चों ये पोजीशन होगा यहां से, ठीक है, यहां के लिए ये होगा, और यहां के लिए क्या होगा बच्चों, ये होगा, ठीक है, यही तो होगा। अब एक चीज और देखो बच्चों, अगर ये R1 है, ये RC है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, जरा वेक्टर से निकाल के बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, ये वाली वैल्यू मैं लिखूंगा R1 माइनस RC, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा मैं क्या R3 माइनस RC, और यहां के लिए मैं क्या लिखूंगा R2 माइनस RC, यही तो है। और ये पॉइंट है जो सेंटर ऑफ मास सभी मासेस का, ओके। तो अब इस पॉइंट के बहुत मास मोमेंट हम लोग निकालें, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ZM1 प्लस ZM2 प्लस ZM3 इक्वल टू क्या 0, और ZM1 इसका मास मोमेंट कितना हो जाएगा M1 के अबाउट, तो देखो ये मास और ये वाला डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा M1 और कितना R1 वेक्टर माइनस RC वेक्टर, प्लस ये M2 के अबाउट कितना हो जाएगा, ये वाला, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों M2 और क्या R2 वेक्टर माइनस RC वेक्टर, प्लस क्या है M3 के अबाउट लिखूं मैं मास मोमेंट, तो मैं क्या लिखूंगा M3 और क्या R3 माइनस RC वेक्टर इक्वल टू 0, यही तो हमारा कहता है, यही तो हमारा रूल कहता है बच्चों, ठीक है।
तो अब देखो इसका अभी हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, बट ये जानना आपको जरूरी था, है ना बच्चों, ये जानना जरूरी था। अब देखो क्या करूंगा मैं, इसको जरा और भी आगे बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा बच्चों, M1 R1 माइनस M1 RC प्लस M2 R2 माइनस M2 RC और क्या प्लस M3 R3 माइनस M3 RC इक्वल टू क्या 0। ठीक बात बच्चों। अब जो RC वाले कंपोनेंट है उनको हम उधर लेके चले जाएं तो क्या हो जाएंगे भाई, तो क्या हो जाएगा देखो M1 R1 प्लस M2 और R2 प्लस M3 R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 और क्या बच्चों RC प्लस M2 RC प्लस M3 और कितना बच्चों RC। ओके यही तो होगा। और अगर मैं यहां से RC कॉमन कर लूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं अगर यहां से RC कॉमन कर लूं बच्चों तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस क्या M3 और R3। यहां से मैं RC की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं RC की वैल्यू लिख सकता हूं बच्चों, RC इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 बाई क्या, बाई बच्चों क्या लिख लूंगा M1 प्लस M2 प्लस M3। तो देखो बच्चों क्या आया निकल के, ये RC क्या है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है ना, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है। तो ओके देखो बच्चों क्या है कि ये M1 M2 M3 हमने देखा कि M1 M2 का जो है मास मोमेंट बाय टोटल मास, ये हमारा आ रहा क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसको, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर इसको नोट कर लीजिए तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं इससे, इसको आप नोट कर लीजिए तो थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ता हूं। या फिर बच्चों देखो मैं क्या लिख सकता हूं, रुक जाओ बच्चों भी नोट कर लेना, रुक जाओ। जैसे मैं क्या लिख सकता हूं, और देखो मैं लिख सकता हूं बच्चों R1 को मैं क्या लिख सकता हूं, R1 को मैं लिख सकता हूं क्या X1 I कैप J1 सॉरी Y1 J कैप प्लस क्या लिख सकता हूं मैं और Z1 K कैप। ओके उसी तरह से मैं R2 को क्या लिख सकता हूं X2 I कैप प्लस क्या और क्या लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं क्या बच्चों Y2 J कैप और क्या Z2 K कैप। इसी तरह से R3 को मैं क्या लिख सकता हूं X3 I कैप Y3 J कैप एंड Z3 K कैप। ये तो R1 R2 R3 हो गया। और RC को मैं क्या लिख सकता हूं, RC को मैं लिख सकता हूं बच्चों क्या XCI प्लस YCI प्लस ZCI और नो सॉरी I और यहाँ पे J होगा ना बच्चों, J एंड यहाँ पे क्या K। तो ये मैं लिख सकता हूं। अब इन तीनों को यहाँ पे पुट करना है, तो पुट करने के बाद देखो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये अपने को देखना है ना। तो अगर नोट कर लो तो ऊपर का मैं हटा दूं और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या आता है वैल्यू। नोट कर लो, फिर मैं ऊपर का जो पार्ट है उसको मैं हटा देता हूं बच्चों और फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वैल्यू परिवर्तन होते हैं, कैसे चेंजेस हो रहे हैं और क्या आ रहे हैं वैल्यू। ओके चलो, तो नोट हो गया हो तो मैं इसको हटा देता हूं। अगर नोट हो गया हो बच्चों तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है चलो मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, ये हटा देता हूं अभी ऊपर का पार्ट यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसमें पुट करें वैल्यू तो क्या आएगा, देखो RC की जगह पर रखूं क्या XCI प्लस YCJ कैप और क्या ZCK कैप इक्वल टू M1 की जगह पे क्या M1 तो M1 रहेगा ही, लेकिन M1 के साथ में क्या आएगा बच्चों, देखो मैं लिख सकता हूं M1 क्या R1 की जगह पे क्या X1 I कैप और क्या मैं मल्टीप्लाई करते चलता हूं बच्चों। ठीक है, और कितना M1 Y1 J कैप प्लस M1 क्या K1 और क्या Z1 और क्या K कैप, यही तो प्लस M2 के साथ में वैसे ही करूं मैं, M2 के साथ में भी ऐसे ही करूं तो मैं क्या आ जाएगा M2 और क्या R2 की जगह पे क्या है X2 I कैप M2 X2 I कैप प्लस M2 Y2 J कैप प्लस M2 और कितना
Z2k कैप, यही तो होगा। और इसी तरह x3 का भी हो जाएगा बच्चों, इसी तरह से x3 का मैं वैल्यू पुट करूंगा। बाई कितना आ रहा है, बाई में नीचे क्या m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3। बच्चों जरा देखो ये x1 और ये देखो बच्चों ये m1 है, ठीक है, m1 x1 i कैप, यहाँ पे m2 x2 i कैप और यहाँ पे m3 x3 i कैप आएगा। तो i कैप वालों को एक साथ में रखूं अगर तो क्या आ जाएगा, m1 x1 प्लस m2 क्या x2 और प्लस क्या m3 x3। ओके, यहाँ पे ये i आ जाएगा, प्लस इसी तरह से क्या आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 पे क्या आ जाएगा बच्चों, j कैप आ जाएगा, और प्लस क्या m1 m2 m3 और इस पे क्या क्या आ जाएगा बच्चों, ये y था ना, तो m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 और z3 पे k कैप आ जाएगा। बाई टोटल कितना, बाई टोटल कितना m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, तो अब इन तीनों को अगर कंपेयर करो बच्चों, देखो तुम्हें क्या मिल रहा है। इसको मैं हटा देता हूं, ये वाला भी पार्ट हटा देता हूं अगर नोट हो गया हो तो अब मैं जब कंपेयर करता हूं बच्चों, तो देखो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है आई वाले कैप को इसके साथ कंपेयर करो तो मुझे मिलता है XC के लिए निकालना हो तो m1 x1 प्लस m2 x2 और ये बाई क्या m1 प्लस m2, है ना। अब चाहे जितना भी पार्ट लो इसमें जोड़ते जाओ और ये हमें मिलता है किसके लिए, XC के लिए। एंड उसी तरह से YC के लिए मुझे क्या मिलता है, m1 y1 प्लस m2 y2 और ऐसे जोड़ते जाओ बाई क्या m1 प्लस m2। ओके, ये स्मॉल ही है सभी। और एंड ZC के लिए मुझे क्या मिलता है बच्चों, m1 और क्या z1 प्लस m2 z2 और ऐसे कहां तक जितने भी पार्टिकल ले रहे हो बाई कितना उनका मास का सम, ठीक है। तो ये हमें मिल गया किसके लिए, ये मिल गया हमें XC के लिए क्वाड्रेंट मिल गया, ये YC क्वाड्रेंट मिल गया और ZC क्वाड्रेंट मिल गया किसका, सेंटर ऑफ मास का। और ये किसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे बच्चों, ये हम लोग डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम के लिए बात कर रहे थे, या बोल सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसमें जो पार्टिकल एंड डिस्क्रीट पार्टिकल हो उनके लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। तो ये बोल सकते हो ये m1 xn आ जाएगा, यहाँ पे mn आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब नोट कर लीजिए, अब इसके बाद हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। नोट करो जल्दी से फटाफट, और एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसके बाद से, है ना। नोट कर लो, और एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालते हैं उस पर। ओके, चलो जल्दी करो बच्चों, फटाफट हम लोग आगे बढ़े और एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ओके, या अगर नोट हो गया बच्चों तो हम लोग आगे बढ़ जाएं। चलो बच्चों।